15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनेगा और 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनेगी। ये आज के इस अवसर पर मैं प्रारंभिक रूप से अपनी बात इसी के आसपास रखना चाहूँगा। हमारे बीच एफईओ के लिए माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी माननीय दिनेश कुलकर्णी जी हमारे बीच मौजूद है, माननीय साई रेड्डी जी, माननीय कुमार स्वामी जी, माननीय कृषि मंत्री जी ऐदल सिंह कंसाना जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमल सिंह आंजना जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय महेश चौधरी जी, हमारे सचिव एग्रीकल्चर प्रभारी पीएस निशांत बरबड़े जी, इस अवसर पर नीलेश गुप्ता जी माही मालयम फेडरेशन के डायरेक्टर हैं। इस अवसर पर आप सब, जैसा कि आप सबको जानकारी है, हमारी अपनी सरकार के गठन के साथ ही अपने प्रदेश की विशेषताओं को लेकर के हमने समान रूप से कई सारे सेक्टर में एक साथ काम प्रारंभ किया और उस काम को करते करते जो अपनी प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने हमारे प्रदेश के ऊपर जो कृपा की है उसकी विशेषताओं को भी समझने का प्रयास किया। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। 247 से ज़्यादा नदियाँ अपने इस राज्य के अंदर है। बड़ी बड़ी नदियाँ जो उत्तर भारत से लगा करके अपनी अपनी यात्रा गंगा यमुना जो हिमालय से निकलती है, वैसे तो उनकी ग्लेशियर से बर्फ़ के पहाड़ से उनकी जल राशि आती है, लेकिन सच में उनकी धारा को पुष्ट अगर कोई करती है तो हमारी वन आच्छादित मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं जो उस धारा में धारा मिला करके एक अलग प्रकार से दुनिया भर में हमारी गंगा जी का महत्व, जमुना जी के माध्यम से जमुना जी चंबल, चंबल के पहले पूरा मालवा, और इसी प्रकार से सोन नदी बाद में छत्तीसगढ़ से होते हुए बिहार के बाद से गंगा जी की धारा गंगा से महासागर बना करके अपने एक तरह से उनकी यात्रा पूरी कराती है। नर्मदा जी, ये सभी क्षेत्रों में तो माननीय दिनेश जी भाई साहब हम बताना चाह रहे हैं कि नदियों के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर केवल एक अभी नर्मदा जी का जल राशि का उपयोग हमने 2024 तक के एमओयू के आधार पर करने का सिलसिला देखा। ये बात सही कि दोबारा एमओयू होने का मौका आ रहा है, लेकिन ये हमारा पूरा मालवा निमाड़ आज एक नए प्रकार के दौर से गुजर गया है। कहाँ हमारा सिंचाई का रकबा 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर था। 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1947 में ये मालवा और सब मिला करके मध्य भारत जोड़ लो या सीपीएन बरार मिला लो तो केवल 7 लाख हेक्टेयर, और एक हमारी सरकार ने आज 1.5 साल के अंदर 7 लाख हेक्टेयर अपना रकबा जोड़ दिया, केवल 1.5 साल के अंदर, जो उनको 55 साल लग गए थे। और उसके बराबरी 2 बड़े नदी जोड़ो अभियान और प्रारंभ कर रहे हैं। केन बेतवा नदी जोड़ा अभियान, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड के हमारे उत्तर प्रदेश के दोनों को मिला के 26 जिले एक नए दौर में पहुँचेंगे। एक और राजस्थान के साथ हमारा पार्वती काली सिंध चंबल योजना से बड़े पैमाने पर नई प्रकार से सिंचाई का रकबा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए खेती का दायरा बढ़ाने का काम भी चल रहा है। लेकिन ये भी बात सही कि हमारी फसल के उत्पादकता में राज्य की कृषि विकास दर तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग बहुत बड़ी चुनौती। हमारे प्रोडक्ट का 5% भी हम अपनी फूड प्रोसेसिंग पे नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ी चुनौती। और उससे बड़ी एक और चुनौती, उससे भी रास्ता निकालने पड़ेगा। ये जो हमारी यहाँ की जो पहचान है अपने प्रदेश की, वो प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की, ये स्वाभाविक रूप से हमारी बहुत अच्छी खेती की थी, लेकिन वर्तमान में उत्पादकता की दौड़ में ये चुनौती मिल रही कि हमको ये जो फसल के अंदर केमिकल का, रासायनिक खाद का या अलग प्रकार की जितनी भी दवाइयों का ये जो चुनौती आ रही है, इस चुनौती ने हमको थोड़ा चिंतित किया है। ये अच्छी बात है कि आज नए नए प्रकार के बीज उत्पादन आ रहे हैं, किसान संघ की भी मदद मिलेगी, और ये कई प्रकार की जो स्वाभाविक रूप से खेती हमारी होती थी उससे भी इतर आकर के थोड़ा सा चुनौती आ रही है। जैसे जो चावल का हमारा रकबा है ही नहीं, वहाँ चावल बढ़ रहा है, चावल से बुराई नहीं है, लेकिन ये चुनौती है, चावल हमारा पानी भी खा रहा है, हमारी बिजली भी खा रहा है, और भूगर्भ जल भंडारण को कब तक जिंदा रखेगा, ये अपने आप में एक चुनौती है।
इसी प्रकार से कपास का हमारा रकबा कम हो रहा है। तो कपास का रकबा स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ हजारों साल से पूरा निमाड़ और मालवा का हमारा बेल्ट कपास की बड़ी क्रॉप रखता था। लेकिन आज ये चुनौती आई कि कपास के आधार पर तो जिसकी पहचान थी वो कपास का उत्पादकता या कई प्रकार की चुनौती के कारण से, लेकिन अभी जब मैंने सरकार बनाने के बाद इसका देश और दुनिया के अंदर इस माहौल को देखा तो सच में हमारे यहाँ कपास की जो जैविक कपास एक तरह से हमारा माना जाता है। आज दुनिया में कपड़े बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए चीन के कपास को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीन हमारा कपास खरीद के वो अपने नाम से बेच रहा है। वियतनाम में भी ऐसा हो रहा है। तो ये एफपीओ के माध्यम से हम वो सब भी करना चाहते हैं कि हमारे इन उत्पादन को हम बढ़ावा दिलाएं। और अब हमने सरकार के आधार पे भी फूड इंडस्ट्रियों के लिए 3-4 तरह से काम करा। मुझे नहीं मालूम बाकी राज्यों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक तरफ हम किसानों की खेती की आय कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उसमें एक एक करके न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं, बल्कि अभी 32 लाख, 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन के, 30 लाख परमानेंट कनेक्शन के किसान हमारे यहाँ है। अभी 5 हार्स पावर पे 53,000 रुपया प्रति 5 हार्स पावर के पंप पे हम सब्सिडी दे रहे हैं। आने वाले समय में ये और बढ़ती जाएगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि सोलर पंप के माध्यम से हमारा ये सब्सिडी वाला संकट खत्म हो जाए और किसान अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले। और अगर वो अपने घर में भी रखता हो तो घर में भी रखे। तो लगभग 32 लाख किसानों को 3-4 साल में हम पंप देकर कनेक्शन उनके दिलाना चाह रहे हैं। उसमें आपकी भी मदद लगेगी, एफपीओ की मदद लगेगी, किसान संघ की मदद लगेगी, ताकि बड़े पैमाने पे एक तरह से किसानों को सोलर पंप हम दे दें। लेकिन दूसरे एक अभियान हमने और लगाया है। वैसे तो हम सभी क्षेत्र में समान रूप से किसानों के लिए फूड इंडस्ट्रियां बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही मैंने यहाँ एक भूमि पूजन किया आष्टा के अंदर। अब आष्टा के अंदर विशाल अग्रवाल जी की बड़ी इंडस्ट्री है, वान्या ग्रुप करके, और उनने कहा कि मैं 10,000 से ज़्यादा किसानों की फसल खरीदूंगा, सब्जी, फल, फूल, सभी प्रकार की फसल। ऐसी अभी आगर में एक बहुत अच्छी चिप्स बनाने की अमेरिकन आलू का वो तरीका है, मैं कंपनी का नाम बताऊंगा बाद में, लेकिन बहुत बड़ा एक तरह से वो एक प्लांट डल रहा है। तो ये हमारे मालवा के अंदर वो आलू उत्पादन के लिए आलू का बीज भी वही देंगे, खरीदेंगे भी वही, और उसी से वो अपनी चिप्स बनाएंगे। अब ये बात तो सही है कि वो बाहर वाली बड़ी कंपनियां जो हमको मदद करेगी, लेकिन लोकल लेवल पे भी लोगों को मदद कराने के लिए हम तो एफपीओ को भी आपके माध्यम से आज तो अपना ये कार्यक्रम एक तरह से परिचयात्मक कार्यक्रम मान ले, लेकिन एफपीओ को देखकर मुझे भी लगता है कि मैंने कई बार पूछा कृषि विभाग से, ये एफपीओ बने इनका फ़ायदा क्या है, इनका क्या उपयोग, ये कर क्या रहे हैं। तो अभी ये हमारे सामने चुनौती है कि वास्तव में आज इनकी सकारात्मक भूमिका नहीं है। लेकिन जब हम औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो औद्योगिकरण में लॉजिस्टिक में भी बड़ी बड़ी वेयर हाउसिंग के लिए हम कंपनियों को बुला रहे हैं, तो हमारे इन लोगों को भी जोड़ सकते हैं। और ये केवल फसल का भंडारण नहीं करे, ये प्रोसेसिंग में भी काम करे। और प्रोसेसिंग में भी हमारी सरकार के द्वारा जो एक बड़े पैमाने पे दूसरा काम कर रहे हैं कि जो रोजगार आधारित उद्योग है, उस रोजगार आधारित उद्योग पे हम बिजली में, पानी में, जमीन में, ट्रांसपोर्टेशन में ये तो मदद करेंगे ही, ब्याज में अगर अनुदान दे रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर रोजगार आधारित उद्योग लगा रहे हैं। तो प्रति महिला अगर बहन हमारी वहाँ काम कर रही उस कारखाने में, फूड इंडस्ट्री में, तो उसको 6,000 रुपये मैंने 5 साल 10 साल तक सरकार की ओर से लेबर, आपकी कारखाना आप चलाओगे, पैसा सरकार देगी, ये हमारा अपना। और आपने इसी प्रकार से प्रति भाई अगर वहाँ काम कर रहा है तो 5,000 रुपये उसको भी देंगे, ताकि ये हम अपना VGF दे करके हम ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ऐसे कारखाने जो रोजगार परक हो और हमारी फूड प्रोसेसिंग की सारी यूनिट खड़ी हो जाए। अब ये PS यहाँ है, आप लोग बात करना, मैं पूरी मदद करूँगा। मैं इस भाव से आया हूँ कि हमारा मध्य प्रदेश एक मॉडल बन सकता है, जिस प्रकार से हमने बाकी औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग आज जो 5% है, मैं चाहूँगा उल्टा हो जाए, 95% यही प्रोसेसिंग हो जाए अपने राज्य के अंदर। इस तरह से हम चलें, उसमें जो जो कर सकते हैं 2-3 साल के अंदर किसान संघ पूरी मदद करे, आपके माध्यम से पूरी हमको भारत सरकार से भी मदद लेंगे, हमारी सरकार भी साथ खड़ी है। और उसी प्रकार से केवल फसल पे नहीं, दूध उत्पादन पे भी हम समान रूप से बढ़ रहे हैं। आज राज्य के अंदर
9% देश के अंदर कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। हमारा अपना दूध उत्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है, लेकिन हम इसको पहले नंबर पे ले जाना चाहते हैं। 20% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है, जहाँ खेती हो सकती है वहाँ तो पशुधन रहता ही है, लेकिन जहाँ जंगल है और किसी कारण से वहाँ वन ग्राम में वो खेती नहीं कर पाते, लेकिन पशुपालन तो कर ही सकते हैं। पशुपालन बहुत आराम से होता है। तो पशुपालन को लेकर के हमने बहुत अच्छी आकर्षक पॉलिसी बनाई। 25 गाय या भैंस कोई भी एक व्यक्ति रखेगा तो उसको 42 लाख का ऋण दिलाया जाएगा। उसमें 10 लाख हमारी तरफ से माफ़ कर देंगे, केवल 30 लाख उसको बैंक में लौटाना है, और दूध खरीदने का काम भी हमारा रहेगा। और एक व्यक्ति 200 गाय भैंस तक रख सकता है। ये एक तरह से हमारा वो जो दूसरे प्रकार से उसके बाकी के पशुपालन के जो दूसरे लाभ है, गौमूत्र के, खाद के, और दूध खरीदने के लिए भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। ये फैट के आधार पर दूध खरीदने के चक्कर में आज़ादी के बाद से मध्य प्रदेश सरकार के अंदर ये ध्यान ही नहीं गया कि ये दूध उत्पादन में फैट करते ही वो भैंस का दूध सभी लाओ, गाय का तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उतना फैट होता ही नहीं। ये बड़ा मुश्किल मामला था। सीधे सीधे नहीं बोल रहे कि गाय का दूध नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो इतना फेट चाहिए। अब इतना फेट गाय भले ही भगवान की कामधेनु आ जाए तो फेट नहीं दे सकती, हम भी क्या करें। वो तो जो गौमाता है उसका अपना जो क्वालिटी है वो तो वैसे ही रहने वाला है। इसलिए हमने कहा कि गाय का ही दूध खरीदेंगे, कोई तकलीफ नहीं, और उसका फेट की क्वालिटी हटा करके लेकिन रेट तेज कर दिया। उसके रेट तेज करने के आधार पर आज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी तो 2-4 महीने ही हुए, लेकिन हमारे मंत्री जी बैठे, ग्वालियर के अंदर दुग्ध संघ के आधार पर जहां हमारा 7,000 लीटर दूध आ रहा था, आज 19,000 लीटर दूध चालू हो गया। सारी उधारी पुरानी चुका दी हमने। जबलपुर में इसी प्रकार से बढ़ गया, उज्जैन भोपाल में बढ़ गया लगातार। आज 6 रुपया रेट। अभी तो रक्षाबंधन बाकी है, लेकिन रक्षाबंधन के अंदर अभी बरसात के समय में 6 रुपया प्रति लीटर भाव बढ़ गया, जो गर्मी में बढ़ता था, और आने वाले समय में कहाँ से कहाँ जाएगा। तो दूध के भी उत्पाद फूड प्रोसेसिंग के साथ मिल्क इंडस्ट्रियों को भी इसी तरह ला करके लगातार ये अभियान चल रहा है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूँ। लिखा हुआ तो बहुत सारा था, भाषण क्या देना है, अपने को तो मन की बात करना थी। आपके भी चाह करके मुझे इस बात का आपका मार्गदर्शन भी मिला, और ये भाव से कि हम अगली बार बैठेंगे। ये एफपीओ को फसल खरीदने के साथ, फसल खरीदने का तोल कांटा लगाना बड़ी बात नहीं, ये तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन तोल कांटे के बाद जितनी फसल अपने पास आ रही है उसको फूड प्रोसेसिंग करके आप उसका प्रोडक्ट बेचें, दुनिया के अंदर जाए, ये माहौल बनाने की आवश्यकता, और उसमें पूरी सरकार की मदद करें। और इसके आधार पर भारत सरकार से भी, अपने राज्य सरकार से भी, किसान संघ से भी जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ उसको दूर भी करेंगे, क्योंकि ये बात सही है, एफपीओ बना करके हम सामान्य आदमी को जोड़ सकते हैं। पैसे वाले तो पैसे वाले रहते ही हैं, लेकिन जिसके पास दिमाग है उसमें ज़्यादा क्षमता रहती है, और एफपीओ वाले दिमाग वाले मैं ऐसा मान के चलता हूँ, इनकी अपनी क्षमता योग्यता का प्रॉपर उपयोग होना चाहिए। तो ये हमारे सबके लिए हित में। मैं आज के इस अवसर पर जब आज आपको इस आयोजन के साथ इसमें बात करने आया हूँ, तो उम्मीद करूँगा कि ये सिलसिला लगातार चलता जाएगा। अन्यथा आप मैं कुछ बताना भी चाहूँगा, हमारी सरकार के रहते रहते अभी हमने जो कुछ काम किए, मुझे इस बात का आनंद है कि अपने राज्य के अंदर 2700 रुपये की चुनाव के संकल्प पत्र में भाजपा ने घोषणा की थी, और अभी तो 3 साल बाकी है, लेकिन 2600 रुपये कुंटल गेहूं हमने इसी साल खरीद करके पूरे देश के अंदर सबसे बढ़िया भाव दिया किसानों को। किसानों के लिए 2600 रुपये कुंटल का। इसी प्रकार से धान के ऊपर 4,000 प्रति कुंटल की प्रति हेक्टर का हमने राशि अंतरण किया। मूंग उड़द की बात कही है। कृषि आधारित उद्योग के किसानों को हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। आप बताओ, 50 करोड़ का कारखाना लगाएगा तो 25 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान। ये फूड प्रोसेसिंग की बढ़ाई। इसी प्रकार से बोलने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, तुअर दाल पे बाहर से आकर हमारे तुअर के कारखाने खत्म हो रहे थे, महाराष्ट्र से तुअर लाना पड़ती थी, डबल ड्यूटी लगती थी, लेकिन हमने अभी अपनी तुअर दाल का ये टैक्स ख़त्म कर दिया कि ताकि यहाँ के किसान भी और बाहर भी हमारी जितनी भी फसलें हैं उसका प्रॉपर उपयोग कैसे मिल सकता है। आने वाले समय में और भी आप जैसा बताएंगे वो सब करने के लिए तैयार रहेंगे। एक बार फिर मैं आज के इस अवसर पर एक कोदो कुटकी और रागी वाली बात जरूर है, जो हमारे अपने
ट्राइबल के लिए चुनौती भी है और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। अब मुसीबत ये है कि कोदो कुट की दुनिया में कहीं मैं पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भारत सरकार कहती है हमने तो देखी नहीं कहीं कोदो कुट की, वो रागी समझते हैं। अब कोदो कुट की यहाँ हमारे यहाँ किसान बड़े पैमाने पे लगाते हैं। अब हमने रास्ता निकालने के लिए पीछे पड़े कि कैसे भी करके, महाकौशल में कोदो कुट की बहुत होती है, लेकिन भारत सरकार में आओ तो वो पूछते कोदो कुट की क्या होती है, हम तो पहचानते नहीं। अब इनको कहाँ से पहचान बताओ, मैं भी क्या करूँ भैया, आप नहीं जानो तो मत जानो, लेकिन होती तो है। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि बड़े पैमाने पे जो कोदो कुटकी के किसान हैं या ऐसे झाबुआ के अंदर भी है, उनकी प्राकृतिक रचना के खेत है, टीले हैं, उनकी अपनी रचना है। अब वो मजबूरी में सब गेहूं लगा रहे हैं। अब गेहूं लगाने से उनका खेत भी बिगड़ रहा है, वो सारे के सारे मिट्टी खसक खसक के नीचे आ रही, और इतने गेहूं लगाते और गेहूं के बाद चावल और दूसरी बात सोचने लगते हैं, तो बिजली भी ज़्यादा लग रही, खेत भी बिगड़ रहे, परेशान भी हो रहे। इतनी दूर तक बिजली के तार एक एक टीले तक ले जाने के लिए जो चुनौतियाँ वो अलग है। तो हमने कहा कि भाई अब इस साल तो हमने तय कर लिया है कि एमएसपी पे हम तो खरीदेंगे, भले ही कोई खरीदे कि नहीं खरीदे, ताकि किसानों को कोदो कुट के लगाने के लिए प्रेरित करें। ये हम रागी की कीमत पे खरीद लेंगे। हाँ नहीं, हम भी कर रहे हैं, इसीलिए हमने निर्णय कर लिया। तो हमने कहा कि भाई वो इस मामले में हम सरकार के पीछे पड़े, तो उन्होंने आखिरी में कहा कि एक काम करो, हम तो रागी के नाम पे खरीदेंगे, लेकिन खपा आपके यहाँ लेना था, उनके खपा लेंगे, लेकिन खरीदना तो पड़ेगी, हम तो खरीदेंगे हमारे किसानों के। तो आपके एफपीओ के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग की इसकी यूनिट खरीद कर, क्योंकि जब मैं अभी स्पेन और जब दुबई की यात्रा पर गया था, तो वहाँ के हमारे अपने भारतीय उद्यमी मिले जो बड़े पैमाने पर मिलेट्स के बिस्किट और ये बना रहे हैं, और वो कोदो कुटकी खरीद रहे हैं। तो मैंने कहा ये जब अपने विदेश के अंदर ले रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के माध्यम से नहीं है, तो आपके माध्यम से चाहूँगा कि किसान संघ ज्ञापन दे करके स्पेसिफिक हम दूसरे नाम से क्यों खरीदें, उसमें लिखे ना कि कोदो कुटकी होती है, जितनी फसल होती है कम से कम सरकारी रिकॉर्ड में तो आ ही जाए कि भाई ये किसान हजारों साल से करते हैं, उसको क्यों समझाना पड़े किसी को। तो मैं आज के इस अवसर पर पुनः, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सरकार के माध्यम से इन सारे क्षेत्रों में हम लगातार चलते रहेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपको बधाई, इस किसान संघ के बैनर से साथ साथ जो जो संस्थाएं जुड़ी उन सबको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से आपका विज़न है और जिस प्रकार से आपकी सोच है, और पिछले 1.5 वर्ष में हम सभी प्रदेशवासियों ने देखा है कि प्रदेश में एक अलग ही ऊर्जा का माहौल है, और आपका जो स्वभाव